हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स से टॉपिक करने जा रहे हैं और जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं वो है इंडियन टैक्स सिस्टम। ठीक है, इसमें हम सभी टैक्स इंडिया में टैक्स सिस्टम कैसे वर्क करता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उससे रिलेटेड, तो उसे हमें करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन टैक्स सिस्टम एक 3 टियर स्ट्रक्चर है। 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज़ इन तीन में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट और लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज़। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तीनों जो हैं ये ही टैक्स कलेक्ट कर सकती हैं और किसी भी अथॉरिटी के पास टैक्स कलेक्ट करने की अथॉरिटी नहीं है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिकल 265। आर्टिकल नंबर 265 क्या कहता है? नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब लॉ अगर है, लॉ कहता है तो ही टैक्स कलेक्ट करा जा सकता है, वैसे नहीं। मतलब देयर फोर अथॉरिटी टू लेवी टैक्स इज डिराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। टैक्स कलेक्ट करने की अथॉरिटी कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर फॉर ईच टैक्स लेविड और कलेक्टेड शुड बी पास्ड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, जो भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो कोई एक्ट बना होता है, या तो पार्लियामेंट बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब पंचायत्स वगैरह कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती, ना वो कोई रूल बना सकती टैक्स कलेक्ट करने के लिए। वो अथॉरिटी सिर्फ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, और ये सब आर्टिकल 265 में है। सर्टेन टैक्स लेविड बाय सेंट्रल टैक्स बट देयर प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। कुछ टैक्स ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा इधर, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है उन टैक्सेस को। यहाँ पे गवर्नमेंट, सर्टेन टैक्स लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टैक्स ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, बट उनका जो टैक्स आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यूनियन एक्साइज ड्यूटी। सो ये आर्टिकल 265 इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से ये पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये पावर दे रहा है टैक्स कलेक्ट करने की। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दो तरह के टैक्सेस होते हैं। फर्स्ट क्या है? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या कहता है? जो डायरेक्टली ऑन इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन, जो डायरेक्टली लगता है किसी भी इंडिविजुअल या कॉरपोरेशन पे। मतलब इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन सेम पर्सन, जो उसका इंसिडेंस है और जो उसका इम्पैक्ट है, ठीक है, जो भी उससे असर हो रहा है वो उसी सेम पर्सन पे होएगा। ठीक है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपके ऊपर ही लगता है डायरेक्टली। ठीक है, कॉरपोरेशन टैक्स किसी भी कंपनी पे लग रहा है, किसी कॉरपोरेशन पे, वो कॉरपोरेशन टैक्स है। सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स क्या है? जो कोई शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो उसमें आपको जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आपको जो टैक्स देना होता है वो आपका सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। वो भी आप पर डायरेक्टली लगता है, इसलिए वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट। वैट क्या? वैल्यू एडेड टैक्स, जो आपके सामानों पर या चीज़ों पर लगता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्टली नहीं लगता आप पे। ऑल दीज टैक्सेस आर सबस्यूम्ड, और ये सभी टैक्स जो हैं अब तो खैर जीएसटी के अंदर सब कुछ सारे आ चुके हैं, विद फ्यू एक्सेप्शन, कुछ को छोड़ के। वैट वगैरह सब कुछ अब जीएसटी में आ चुका है। सो ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब। इकोनॉमिक्स में बेसिकली आपको वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए, तो आपको डेफिनेशन पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट टैक्स से ही सुनने से ही पता चल रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्स से भी, और बाकी थोड़ी बहुत छोटी मोटी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। सो वर्ड की मीनिंग्स पे ज़्यादा ध्यान देना। नेक्स्ट चलते हैं, एड वेलोरम टैक्स वर्सेस स्पेसिफिक टैक्स। ये क्या है? पहले चलते हैं, एड वेलोरम टैक्स क्या कहता है?
ये जो वर्ड है लैटिन वर्ड है एक, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, उसकी कीमत के अकॉर्डिंग, किसी भी चीज़ की कीमत के अकॉर्डिंग ये टैक्स लगेगा, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। तो लेविड ऑन द वैल्यू ऑफ द आइटम परचेज्ड, कहाँ लगता है, आप किस चीज़ पे लगता है, आपने जो आइटम खरीदा उसकी वैल्यू पर लगता है, उसकी क्या कीमत है, ठीक है। अगर आप महंगी चीज़ खरीद रहे हो तो उस हिसाब से उसका रेट लगेगा। जैसे जीएसटी, जीएसटी एक तरह का एड वैलोरम टैक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें स्लैब्स होती हैं कि अगर आप कुछ सस्ती चीज़ खरीद रहे हो बेसिक रिक्वायरमेंट की, तो वो 5% की स्लैब में आएगी, तो उस पर 5% टैक्स लगेगा उसकी वैल्यू के मुताबिक। अगर आप कुछ लेविश चीज़ ले रहे हो, कार वगैरह ले रहे हो, उस पर 28% का टैक्स, क्योंकि उसकी वैल्यू उस हिसाब से है, ठीक है। सो ये एड वैलोरम टैक्स है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स में क्या है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स, फिक्स्ड अमाउंट ऑन क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी। ये किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे। एड वैलोरम जैसे वैल्यू पर डिपेंड करता है किसी आइटम की, ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है उस आइटम की, आपने कितनी क्वांटिटी ली है। टैक्सड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मेजर, साइज एंड वेट। ये मैंने स्टेटमेंट एक क्वेश्चन में से लिया है, एक यूपीएससी का ही क्वेश्चन था, सिविल सर्विसेज का। उसमें स्टेटमेंट थी कि स्पेसिफिक टैक्स इज बेस्ड ऑन मेजर, साइज एंड वेट, और 3-4 स्टेटमेंट्स और थी। तो वही है, क्वांटिटी में वही आ जाता है, मेजर, साइज, वेट तीनों पर डिपेंड करता है स्पेसिफिक टैक्स। तो और एग्जांपल क्या है, जैसे एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल। ये जो एक्साइज ड्यूटी आप पे पेट्रोल और डीजल पे लगती है, वो एक तरह का स्पेसिफिक टैक्स है। उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, आपके पेट्रोल कितना है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, ठीक है। ये इन दोनों के, वो एड वैलोरम बेस्ड होता है वैल्यू पर, और ये क्वांटिटी पर, जो मेन डिफरेंस है इसका। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है सेस वर्सेस सरचार्ज। ये दोनों बहुत ही सिमिलर से हैं, देखते हैं इन्हें। सेस क्या है, सेस वॉज अ सेस इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ टैक्स ऑन टैक्स। ये बहुत क्या है, एक तरह का टैक्स ऑन टैक्स है हमारा जो सेस है, और कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है सेस के अंदर। लेविड बाय द गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही लगाया जाता है सेस ऑन ऑल टैक्स पेयर्स, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे स्वच्छ भारत सेस, जैसे कि आपने कहीं गए और होटल में गए, कुछ खरीदा और टैक्स लगा उस पर आपका, तो उस पर एक टैक्स, और उस टैक्स पे भी टैक्स अगर लग जाएगा कि वो ले रहे हैं आपसे स्वच्छ भारत का जो सेस, उस टैक्स पे जो टैक्स लेंगे उसे सेस बोलते हैं। तो वो आपके लिए स्वच्छ भारत का, वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होगा, स्वच्छ भारत के लिए होगा, या एजुकेशन के लिए होगा, या हेल्थ के लिए होगा, ठीक है। तो सेस इज टैक्स ऑन टैक्स और फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कोई भी पर्पस हो सकता है गवर्नमेंट का। इट इज़ एन एडिशनल टैक्स बिसाइड द एग्जिस्टिंग टैक्स, एक एडिशनल टैक्स है, ठीक है। और ये सोशल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, सोशल पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट है सरचार्ज। सरचार्ज क्या है, सरचार्ज इज चार्ज ऑन एनी टैक्स एंड कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस। डिफरेंस देख सकते हैं कि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है, और ये किसी भी पर्पस के लिए लगाया जा सकता है, ठीक है। इट सीक्स टू टैक्स हाई अर्निंग पीपल। ये किन पे टैक्स लगाया जाता है, जिनकी आमदनी बहुत ज़्यादा है, अर्निंग बहुत ज़्यादा है, मोर देन 50 लाख पर एनम से जिनकी अर्निंग ज़्यादा है। और सेस था वो सभी टैक्स पेयर्स पे लगता है, लेकिन सरचार्ज हाई अर्निंग पीपल पे लगता है, ठीक है। बोथ सेस एंड सरचार्ज इज ओनली फॉर सेंटर, ठीक है, सिर्फ सेंटर के लिए है, स्टेट्स का इसमें कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी जीएसटी, ठीक है। जीएसटी, जीएसटी फर्स्ट ऑफ ऑल 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया है, जिससे हमने आर्टिकल 279A वॉज इंसर्ट करा है,
Article 279A was inserted under which GST Council was to be formed by President. ठीक है, ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल के थ्रू जीएसटी काउंसिल बनती है और वो कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है। ठीक है। काउंसिल इज डिवाइज्ड इन सच अ वे दैट सेंटर विल हैव 1/3 वोटिंग पावर। सेंटर के पास 1/3 एंड स्टेट के पास 2/3। इस हिसाब से काउंसिल बनाई गई है। डिसीजन आर टेकन बाय 3/4 ऑफ द मेजोरिटी। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक तरह का वैल्यू एडिड टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये एक तरह का डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब क्या है कि ये कैसे वर्क करता है? पहले क्या होता था कि किसी भी गुड या सर्विसेज के ओरिजिन पे टैक्स लगता था, मतलब मैन्युफैक्चरिंग साइड पे लगता था। मैन्युफैक्चरिंग जो करते थे फैक्ट्रीज पे उस टाइम लगता था। ठीक है, पहले टैक्स। लेकिन ये डेस्टिनेशन बेस्ड, ये अब जब सप्लाई साइड में आता है, खरीदते वक्त लगता है। ठीक है, परचेजिंग टाइम पे लगता है, तो इसलिए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, एंड में जाके लगता है। जीएसटी 3 तरीके से: सेंट्रल जीएसटी जिसे सीजीएसटी बोलते हैं, फिर स्टेट जीएसटी जो स्टेट लगाता है, एंड देन इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी जो स्टेट्स के बीच में मूवमेंट होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है स्टेट्स में, तो वो लगता है इंटीग्रेटेड, मिक्स्ड सेंटर और स्टेट का। ठीक है। जीएसटी 5 स्लैब्स के अंदर है: 0%, देन 5%, 12%, 18% एंड 28%। जैसे जैसे चीज़ें आपकी लग्जरी की तरफ बढ़ती जाएंगी और तो टैक्स बढ़ता जाएगा। अगर आप कार खरीद रहे हैं तो ज़्यादा टैक्स है, 5 स्टार में खाना खा रहे हैं तो ज़्यादा टैक्स है। लेकिन अगर आप गेहूँ चावल खरीद रहे हैं तो उन पर टैक्स कुछ नहीं है। ठीक है। सो ये हमारा जीएसटी है। नेक्स्ट चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे जो टैक्स से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट टर्म्स, फर्स्ट वन इज टैक्स एक्सपेंडिचर, जिसे रेवेन्यू फॉरगॉन भी बोलते हैं। उसके क्या कहते हैं, टर्म्स का जो वर्ड्स हैं उन्हीं में ही इनका मीनिंग है, अगर आप ध्यान से देखें। टैक्स एक्सपेंडिचर मतलब टैक्स का भी खर्चा। वो क्या है? इट रेफर्स टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टैक्सिंग एट कंसेशनल रेट्स। मतलब अगर आप टैक्स 10% का कहीं पर लगा सकते थे, पर आप लगा रहे हो 5% का, तो आप कुछ अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हो, वो एक्स्ट्रा 5% की जो आप ले सकते थे अगर आप 10% लगाते। ठीक है, तो वो आप छोड़ रहे हो ना, तो वो आपका एक्सपेंडिचर में चला गया, जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस कर रहे हैं हम, वो आपका टैक्स एक्सपेंडिचर है। और कैसे हो सकता है कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गिविंग एग्जाम्पशंस, डिडक्शंस और रिबेट, छूट देते हैं आपको जब गवर्नमेंट चीज़ों पर, जब आपको सब्सिडी मिलती है, तो पहले तो एक तरह से गवर्नमेंट अर्निंग कैसे कर रही है? टैक्स लेकर। ठीक है, वो आपसे अर्निंग कर रही है टैक्स लेकर, लेकिन कुछ जगहों पर आपको सब्सिडी देती है, तो वो आपको कुछ पैसा वापस भी दे रही है, तो वो एक तरह से वो खर्चा हो गया गवर्नमेंट का, तो वो टैक्स एक्सपेंडिचर है, तो वो भी मिस हो रही है। अगर वो आपको सब्सिडी ना दे गवर्नमेंट, तो वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है गवर्नमेंट की पैसा और कमाने की। ठीक है, तो वो भी टैक्स एक्सपेंडिचर में जाता है। तो क्या है ये? इन ओवरऑल, इन अदर वर्ड्स, इट शोज द एक्सटेंट ऑफ इनडायरेक्ट सब्सिडी इंजॉयड। इनडायरेक्ट सब्सिडी जो इंजॉय करते हैं बाय द टैक्स पेयर्स इन द कंट्री, एक तरह की इनडायरेक्ट सब्सिडी है ये। ठीक है, इनडायरेक्ट सब्सिडी है। कहीं पे अगर आपको 12% टैक्स लग सकता था, लेकिन गवर्नमेंट वहाँ पर 8% लगा रही है, तो वो आपको 4% की आपको जो छूट मिल गई, वो एक तरह की आपको सब्सिडी के रूप में आ गया। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट के लिए टैक्स एक्सपेंडिचर हो गया, या रेवेन्यू फॉरगॉन, कि जो रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता था वो फॉरगॉन, वो जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट इज टैक्स बोयंसी। बोयंसी का मतलब क्या होता है? ये साइंटिफिक वर्ड है, साइंस में होता है कि शिप फ्लोट करती हैं जो बोयंट फोर्स की वजह से करती है, जो किसी चीज़ को पुश करता है, ऊपर पुश करता है, उसे बोयंसी बोलते हैं।
सो वही वही वैसा ही इसका भी मीनिंग है टैक्स में। टैक्स बुओयेंसी का मतलब क्या है कि जैसे जो गवर्नमेंट रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है उससे जीडीपी कितनी पुश हो रही है, वही है। ठीक है, पुश हो रही है। रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ, गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ की वजह से क्या चेंज आए, चेंजेस इन जीडीपी, इन दोनों का रिलेशनशिप बता रही है। ठीक है, तो ये वर्ड्स को ही ध्यान से पढ़ेंगे तो मीनिंग उसका डेफिनेशन समझ आ जाएगी। रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ टू द जीडीपी। तो ये टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ और जीडीपी के बीच की रिलेशन। नेक्स्ट वन इज टैक्स इलास्टिसिटी। ये किन के बीच में रिलेशन है? टैक्स इलास्टिसिटी किस चीज़ के बीच में रिलेशन बताती है? एक है टैक्स रेवेन्यू, आपने कितना कलेक्शन हुआ, रेवेन्यू का मतलब होता है कितना आया वापस, और टैक्स रेट। ठीक है, रेफर्स टू चेंजेस इन टैक्स रेवेन्यू। अगर हम चेंज करते हैं टैक्स रेवेन्यू में क्या चेंज आता है टैक्स रेट के चेंज करने पर, जिससे जो, और इसी टैक्स इलास्टिसिटी को शो करता है लेफर्स कर्व। लेफर कर्व क्या कहती है? लेफर कर्व एक्स एक्सेस पे हमारा टैक्स रेट और वाई एक्सेस पे टैक्स रेवेन्यू। मतलब अगर इधर टैक्स बढ़ रहा है, इधर और बढ़ा, इधर और बढ़ा, तो रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और बढ़ गया। इधर टैक्स का रेवेन्यू कलेक्शन और बढ़ रहा है। यहाँ मान लो अगर 5 का टैक्स रेट था, 5% का, फिर 10 का हुआ, फिर 15 का हुआ, तो यहाँ पे भी टैक्स रेवेन्यू बढ़ता गया 100, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर इधर और बढ़ा, टैक्स रेट बढ़ाया तो रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ गया, और टैक्स रेट बढ़ाया फिर रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ गया। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद रेवेन्यू कलेक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद आप ज़्यादा और बढ़ाएंगे तो वो नीचे आने लग जाएगा। अगर आप हद से ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो लोग हैं वो टैक्स देना बंद कर देंगे और टैक्स का रेवेन्यू नीचे आने लग जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड साइड मूव करने लग जाएगा। एक लेवल तक ही टैक्स रेट बढ़ाया जा सकता है, उसके बाद जो डाउनफॉल आने लग जाएगा। ठीक है, उस इस कर्व को जो शो करता है, ये किसने दिया है? लेफर, सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट हैं आर्थर लेफर, उन्होंने दिया है ये। तो लेफर कर्व और लेफर कर्व क्या दिखाती है? टैक्स इलास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है पोएम। पोएम क्या है? पोएम की फुल फॉर्म है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट रूल्स। अगर फुल फॉर्म ही याद होगी, पोएम का लिखा आएगा तो फुल फॉर्म पता होगी तो मीनिंग भी पता चल जाएगा। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट रूल्स मतलब इट डिफाइंड एज द प्लेस वेयर द की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एन एंटिटी आर मेड। मतलब वो जगह जहाँ पर किसी भी बिजनेस के, किसी भी कंपनी के मेन डिसीजंस लिए जाते हैं, उसे पोएम बोलते हैं। जैसे कि अमेरिका, मतलब फेसबुक का हेडक्वार्टर्स अमेरिका में है और फेसबुक को लेके बड़े डिसीजंस अमेरिका में लिए जाते हैं, तो वो फेसबुक कंपनी के लिए पोएम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या है कि एक कंपनी, वन कंपनी मेक्स कैन बी अंडरस्टूड एज चार्जेस एट विच वन कंपनी मेक्स अवेलेबल गुड्स और फाइनेंस और सर्विसेज टू अनदर कंपनी दैट इज़ रिलेटेड टू इट। मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को जो चार्ज कर रही है कुछ गुड्स और सर्विस अपनी देने के लिए, उसे ट्रांसफ़र प्राइसिंग बोलते हैं। ठीक है, कंपनी टू कंपनी वो क्या चार्ज कर रही है अपनी सर्विसेज देने के लिए या अपने गुड्स देने के लिए। नेक्स्ट है एपीए। एपीए क्या है? एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। एडवांस्ड प्राइसिंग अग्रीमेंट। एपीए जो है वो है ट्रांसफ़र प्राइसिंग पे बेस्ड है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग जो हमने पीछे पढ़ा, ठीक है, सो ये उस पर डिपेंड करता है। मतलब ट्रांसफ़र प्राइसिंग में होता क्या है कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग में कि एक कंपनी जो उसकी दूसरी उससे रिलेटेड कोई कंपनी है
वो उससे ट्रांजैक्शन करती है कोई गुड्स और सर्विसेज के लिए जो चार्ज करेगी, उसे बोलते हैं। लाइक मैं आपको इसे ऐसे समझाता हूँ। मान लो मारुति सुजुकी है, ये जापान और इंडिया की है, और एक है ये है इंडिया में मारुति सुजुकी, लेकिन इनकी पेरेंट कंपनी कहाँ है, जापान में, वो है सुजुकी जापान। ठीक है। अब मारुति सुजुकी ये जापान से कुछ पार्ट्स मंगवाती है, सर्विसेज मंगाती है, तो उसका कुछ चार्ज करती है, वो क्या होता है हमारा, उस चार्ज को क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अगर मान लो मारुति सुजुकी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो उसे गवर्नमेंट को भी उतना ही टैक्स, उस प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स देना होगा। ठीक है। तो वो टैक्स बचाने के लिए कंपनीज क्या करती हैं कि जो वो अपने गुड्स सेंड करती हैं उनको महंगा बेचती हैं पेरेंट कंपनी, ताकि इनका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाए। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है इनसे टैक्स भी कम ले। ठीक है, इस हिसाब से वो टैक्स बचा लेते हैं। तो इस उसे बोलते हैं। तो इससे क्या बाद क्या हुआ था, तो फिर कंट्रीज़ क्या करती हैं, एपीए साइन करते हैं, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। एडवांस पहले ही अग्रीमेंट कर लेती हैं कि जो आप प्राइसिंग करोगे, ठीक है, वो फिक्स पहले से ही फिक्स कर लेते हैं। आप इसी ब्रैकेट के अंदर अपनी जो चार्ज करोगे गुड्स पे वो करोगे, ताकि जो हमारा टैक्स है हमारा हम जो आपसे लेंगे वो इस रेंज के हम अंदर अंदर हम आपसे टैक्स कलेक्ट कर सकें। ठीक है। तो ये है, इट इज़ एन अग्रीमेंट बिटवीन अ टैक्स पेयर, जो टैक्स पे कर रहा है जैसे मारुति सुजुकी, एंड द टैक्सिंग अथॉरिटी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिटरमाइनिंग द ट्रांसफ़र प्राइसिंग। वो ट्रांसफ़र जो प्राइस तुम कर रहे हो वो पहले ही डिटरमाइन कर लिया कि अगर आपको मारुति सुजुकी के लिए कुछ इंजन मंगवाना है जापान से अपनी पेरेंट कंपनी से, तो वो फिक्स्ड प्राइस पर ही मंगाओगे आप। ठीक है, फिक्स प्राइस पर ही मंगाओगे, ताकि हमारा टैक्स भी हमें जो मिलेगा वो फिक्स ही रहे। आप अगर एकदम से महंगा भेजोगे तो हमारे को टैक्स कम मिलेगा और गवर्नमेंट की अर्निंग कम होएगी। ठीक है, ये होता है एपीए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है गार। गार क्या है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ये क्या है, ये रूल है जो गवर्नमेंट लगाती है कि इट इज़ अ टूल फॉर चेकिंग अग्रेसिव टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या है, टैक्स प्लानिंग जो कंपनीज करती है टैक्स बचाने के लिए, especially that transaction or business arrangement which are entered into with the objective of avoiding tax। सिंपल है कि कंपनी जो टैक्स अवॉइड करने चाहती हैं कि कई तरीक़ों से टैक्स अवॉइड करती हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो वो रूल्स लगाए गए हैं उन्हें कहते हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ठीक है, तो आज इतना ही था इस टॉपिक में। आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू।